नमस्कार साथियों, आप सबका युवा क्लासेज में स्वागत है और मैं हूं राहुल फलोदा नागौर से। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है मानव तंत्र। मानव तंत्र में हम जिस पॉइंट को लेकर बात करेंगे वो है पाचन तंत्र, जिसे आप बोलते हो डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने अब डायग्राम बना रखा है और डायग्राम बनाने के बाद हम इसके हर एक पॉइंट को लेकर बात करेंगे। तो फिर हम पहले डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम को समझेंगे तो आगे हमें समझ में आएगा कि बात क्या चल रही है। तो फिर चलते हैं डायग्राम के बारे में और डायग्राम देखते हैं। पहले यहाँ पे आ गई मुख गुहा में 3 पर जो लार ग्रंथि है वो लार ग्रंथि देख लो। अधोजीवा लार ग्रंथि आ गई, कर्णपूर्ण ग्रंथि आ गई और एक आ गई अचुंबकीय। अधोजीवा मतलब जो अपनी जीभ है उसके दोनों ओर एक की संख्या में लार ग्रंथि पाई जाती है। कर्णपूर्ण ग्रंथि जो कान के जस्ट निचली साइड एक के संख्या में पाई जाती है। और अचुंबकीय या अचुंबकीय मतलब ये अपने जबड़े में मैग्जिला अस्थि के दोनों साइड एक की संख्या में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं घर्षणी के बाद में। ये घर्षणी क्या है? तो घर्षणी ऐसे कि इसमें जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये निर्धारित करती है कि भोजन है वो सिर्फ आहार नाल में जाए, ना कि श्वास नाल में। बाद में ग्रास नली आ गई। ग्रास नली की मैक्सिमम जो 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और ये ग्रास नली में जैसे अपने श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है जो भोजन को क्या बनाती है? लसेदार। और ये इसमें भोजन भित्तियाँ पाई जाती है जो भोजन को गति देती है। भोजन गति देती है तो उसे क्या कहते हैं? कर्माकुंचन गति कहते हैं। ये हम ग्रास नली की बात कर रहे हो। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आमाशय। ये जो आप संरचना देख रहे हो ये संरचना ये है आमाशय। आमाशय एक पेशी होता है प्लस ये जे के आकार की संरचना होती है, उसे हम आमाशय कहते हैं। तो फिर आमाशय 3 भागों में बांटा गया है। कार्डियक या बोले तो उसे कार्डियक को हम बोल सकते हैं जठरगम भाग। दूसरा आ गया आमाशय का दूसरा भाग है उसे हम बोलते हैं जठर निर्गमी भाग। और तीसरा भाग है फेंडिस भाग। तो सबसे पहले कार्डियक है आमाशय का फर्स्ट भाग जिसे ये बायां भाग कहते हैं अपन उसे। और ये आमाशय और घर्षणी दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन है? कार्डियक भाग। सेकंड बात करते हैं अपन फेंडिस भाग। तो फेंडिस ये बीच वाला भाग आ गया। और थर्ड है जठर निर्गमी भाग जो क्या है? आमाशय और छोटी आंत को जोड़ने का कार्य कौन करता है? जठर निर्गमी भाग। तो अब आमाशय की बात हो गई। आमाशय के बाद हम चलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे पहले भाग है वो ग्रहणी है। ये अंग्रेजी के यू आकार में मुड़ा हुआ होता है। अंग्रेजी के यू आकार में मतलब उल्टा यू आकार में मुड़ा होता है। उसके बाद अगर शुद्धांत आ गया और शुद्धांत आ गया। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा है हमने, ये तीनों बात कर ली। उसके बाद हम आते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत के 4 भाग हैं, आप देख लो। अनुप्रस्थ, वृत्तांत्र और आरोही, अवरोही और सिग्माकार, ये चारों आ गए। उसके बाद में मलाशय आ गया, गुद्दा आ गया और ये यहाँ पे आ गया परिशेषिका। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। और ये यहाँ पे आ गया यकृत और ये आ गया पित्ताशय। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आया है। हम आगे बात करते हैं तो हम इसके बारे में अब कंप्लीट बात करेंगे कि अब ये टॉपिक क्या क्या है। चलो फिर हम इसके बाद में हम बात करते हैं इसके बारे में। चलो फिर हम आगे बात करते हैं। मानव पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो इससे हमें प्राप्त क्या होता है? भोजन ग्रहण करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। और भोजन में अब कौन कौन से घटक होते हैं यह भी देख लो आप। भोजन में घटक हैं वो है वसा है, विटामिन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट है और लवण है। हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं? तो घटक कौन कौन से हैं? विटामिन है, वसा है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट है, लवण है। अब ये घटक क्या हैं?
ये घटक क्या है, जटिल अवस्था में पाए जाते हैं। और जटिल अवस्था को घटकों ये इनको बाद में क्या किया जाता है, सरलीकृत किया जाता है। अब कईयों को यही मालूम नहीं है कि सरलीकृत का अर्थ क्या है। तो सरलीकृत क्या है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यह क्या है, सरलीकृत का। आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो क्या है, अपने बात कर रहे हैं कि ये घटक है और ये घटक जटिल अवस्था में पाए जाते हैं और इनको सबको सरलीकृत किया जाता है, मतलब भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना सरलीकृत करना है। और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक तंत्र कार्य करता है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। तो फिर ये होता क्या है, उसमें एक भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र कार्य करता है जिसे हम आहार नाल बोलते हैं, या फिर इसे पोषण नाल भी कह सकते हैं। आहार नाल में क्या है, इस तंत्र के अंतर्गत बहुत अंग और ग्रंथियां सामंजस्य के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। हम बात कर रहे हैं भोजन से हमें क्या प्राप्त हुई, ऊर्जा प्राप्त हुई। अब भोजन में कौन कौन से घटक हैं, वसा, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लवण, ये सब किस अवस्था में पाए जाते हैं, जटिल अवस्था में। और जटिल अवस्था को तोड़ने के लिए भोजन के अवशोषण के लिए सरलीकृत किया जाता है। और ये जो भोजन है अपन जो भोजन अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक जो कार्य एक तंत्र कार्य करता है उसे हम बोलते हैं आहार नाल या पोषण नाल। और पोषण नाल के अंतर्गत अंग और ग्रंथियां कार्य करती है जिसे हम आहार नाल भी बोलते हैं और अपन पोषण नाल बात करते हैं। अब ये अंग और ग्रंथियां, हम इन टॉपिक को लेकर चलते हैं। अब ये कौन कौन से अंग है और कौन कौन सी ग्रंथियां, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम अंग की बात करते हैं। अंग में सबसे पहले मुख आ गया, ग्रसनी आ गई, ग्रास नली आ गई, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। ये आगे अंग, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। हमने डायग्राम में समथिंग इन सब के बारे में बात कर रखी है कि मुख में क्या है, ग्रसनी क्या है, ग्रास नली क्या, भी हमने डायग्राम में सब थोड़ा बहुत हमने देखा है। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब ग्रंथियां कौन कौन सी है वो देखो। ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। अभी मैंने बताया था कि लार ग्रंथि मुख में जीवा के दोनों ओर, एक कान के नीचे और एक जबड़े में, मैग्जिला अस्थि के दोनों ओर। अब अंग और ग्रंथियों की बात कर ली, तो अब हम सबसे पहले मुख की बात करेंगे। एक एक पॉइंट को लेकर हम बात करेंगे। ऐसे आप इसे जब हार्ड लेते हैं तो टॉपिक हार्ड लगता है, लेकिन आप इसे आराम से समझिए। तो पॉइंट वाइज बात करेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लग रहा है, जैसे कोई खेल खेल रहे हैं। तो अपन को ऐसे सिंपल लेना है, ऐसे नहीं है कि ये हार्ड है, नहीं, बस सिंपल। कोई अपने दे दा नहीं, अपन आराम से पढ़ाएंगे, आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम मुख की बात करते हैं।
मुख में जो जीवा है अपनी, जीवा है वो मुख के पृष्ठ भाग से आधार तल से पेनुलम लिंगुअल द्वारा जुड़ी रहती है। आगे बात सुनिए कि जो अपनी जीवा है वो पृष्ठ भाग से, मुख का जो पृष्ठ भाग है और आधार तल से, तो उसे उस तल से फेनुलम लिंगुअल द्वारा या जीवा लिंगुअल द्वारा जुड़ी रहती है। आगे बात समझें। अब मुख में हम आगे बात करते हैं दांत। दांत 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं तो उनकी बात करते हैं। कर्तक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। जो अपने कर्तक दांत है वो 6 माह की उम्र में आते हैं। ये जो अगले वाले दांत है आप जो देख रहे हैं वो आपके 6 माह की उम्र में आते हैं, और ये दांत 16 से 18 माह की उम्र में आते हैं। और जो आप अग्रचौर्णक दांत देख रहे हो ये आपके 10 से 11 वर्ष की उम्र में आते हैं, 10 से 11 या 12 वर्ष की उम्र में। और चौर्णक दांत ये आपके 12 से 15 माह की उम्र में। ये कर्तक है जो आपके दांत हैं, जो ये भोजन को चीरने फाड़े का कार्य करते हैं। ये अपने दांत सब अलग अलग कार्य हैं, तो आपने देख लिए। अब ये दांत क्या है, कई ये दांत द्विबारदंती, इन दांतों को द्विबारदंती भी कहते हैं, घृतदंती भी कहते हैं और विषमदंती भी। अब आप कहोगे कि ये द्विबारदंती, घृतदंती और विषमदंती क्या है, तो इन तीनों के अलग अलग डेफिनेशन है। द्विबारदंती मतलब जो लाइफ में 2 बार, आपके जीवन काल में जो 2 बार दांत हैं उन्हें हम द्विबारदंती कहते हैं। और घृतदंती मतलब जो दांत आपके जबड़ों में धंसे हैं उसे आप घृतदंती कहते हैं। और विषमदंती मतलब जो दांत है आपके वो एक से अलग प्रकार के हैं, एक टाइप में नहीं, सब अलग अलग प्रकार में हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमदंती। आपको तीनों की डेफिनेशन पता हो गई है। द्विबारदंती मतलब जो जीवन काल में 2 बार आए, घृतदंती मतलब जो आपके जबड़ों में धंसे हो, और विषमदंती मतलब जो आपके जीवन काल में जो आपके एक प्रकार के नहीं हो, अलग अलग प्रकार के हो। चलो मुख की डेफिनेशन ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जीवा है और दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। और ये दांत है वो किस प्रकार है, द्विबारदंती है, घृतदंती और विषमदंती है। आप कुछ समथिंग कुछ तो याद हुआ होगा, अपन इतना कुछ पढ़ा रहे हैं। चलो फिर आगे बात करते हैं घर्षणी। बस कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बस नॉर्मल ये है कि आपको इसको हाई नहीं लेना है, छोटे छोटे पॉइंट हैं। घर्षणी की बात करते हैं अपन अब। घर्षणी का सिर्फ एक ही कार्य है, वो कार्य मैं बताता हूँ। बस सिंपल कार्य है कि आपको इसको हाई नहीं लेना है, नॉर्मल लेना है, कि इसका सिर्फ एक कार्य है, कोई ज़्यादा नहीं है। घर्षणी का एक कार्य ये है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये घर्षणी निर्धारित करती है कि ये भोजन किस में जाएं, आहार नाल में जाएं। बस इसका इतना ही कार्य है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो आहार नाल में जाएं, ना कि श्वास नाल में। बस यही बात है घर्षणी की। अब घर्षणी के 3 भाग है, वो आपको मैं बता देता हूँ। घर्षणी के 3 प्रकार हैं, वो है, देखो आप, करंट घर्षणी, मुख घर्षणी और
नासाग्रसनी। बस ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है ग्रसनी का। तो अब हम आगे बात करेंगे ग्रासनली की। तो आप एक बार पुनः देख लीजिए कि हमने क्या बात की है। ग्रसनी है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो भोजन है वो आहार नाल में जाएगा, ये निर्धारित कौन करती है? ग्रसनी सॉरी, और ना कि भोजन श्वास नली में जाए, क्योंकि श्वास नली में वायु जाती है। अब ग्रसनी के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं ये हमने बता दिए कि ग्रसनी के 3 प्रकार हैं, कंठ ग्रसनी है, मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी है। तो फिर ये यहीं पे अब आगे बात करते हैं ग्रासनली।